नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। क्या महाराष्ट्र की सरकार ने निर्भया फंड में जो पैसा मिला था, जो फंड मिला था, जो गाड़ियां उन्होंने उसके लिए खरीदी थी, उसका दुरुपयोग किया है? निर्भया फंड को क्या सरकार के यानी कि एकनाथ शिंदे के मंत्रियों और एमपीज की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया? महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की महिलाओं को की अनदेखी की गई। और ये हम बात तब कर रहे हैं जब 16 दिसंबर यानी कि जब निर्भया का ये पूरा कांड 16 दिसंबर को हुआ था। 2012 के बाद पूरा देश उठ खड़ा हुआ था एक स्वर में महिलाओं के खिलाफ जिस अत्याचार हुए थे उसके विरोध में। उसके बाद कानूनी तौर पर, संगठनात्मक तौर पर, सामाजिक तौर पर कुछ बदलाव की उम्मीद थी, कुछ बदलाव किए भी गए। आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बड़ी आलोचना है, विपक्ष जबरदस्त हमलावर है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर इस वजह से है क्योंकि इस बार मामला निर्भया फंड से जुड़ा हुआ है। आरोप जो है विपक्ष का वो ये है कि निर्भया फंड को इस्तेमाल करके पुलिस की गाड़ियां जो खरीदी गई थी, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र के और जगहों पर, उन गाड़ियों को एकनाथ शिंदे के करीबियों को वीवीआईपी सुरक्षा देने के लिए, उनके विधायकों को, सांसदों को Y+ सिक्योरिटी देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2013 से राज्यों को निर्भया फंड लगातार आवंटित करती है ताकि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाए, संसाधनों का उपयोग किया जाए, बेहतर किए जाए। आरोप यह है कि वीआईपी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कम से कम 47 बोलेरो गाड़ियां जो हैं वो खरीदी गई, जो सुरक्षा में, वीवीआईपी सुरक्षा में लगा दी गई, ना कि नागरिकों की, सामान्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए। तो वीआईपी सुरक्षा में क्या निर्भया फंड का इस्तेमाल हुआ है, यह आज का बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की सरकार पर इस फंड के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। फंड से वीआईपी सुरक्षा की गाड़ियां खरीदने का आरोप लगा रही है विपक्ष। 2013 से राज्यों को यह लगातार निर्भया फंड मिल रहा था। कहा जा रहा है 30 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को भी मिले। इस 30 करोड़ रुपए में से वीआईपी सुरक्षा के नाम पर 47 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई। राज्य सरकार पे विपक्ष ने जो आरोप है वो लगाया है, लेकिन राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। कहा है कि देखिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऑडिट कराने की भी आवश्यकता नहीं है, सब ठीक चल रहा है। 2.5 साल में फंड का क्या इस्तेमाल हुआ, ये पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री जिनसे सवाल पूछा गया। इस पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आरोप क्या लगाए जा रहे हैं, विपक्ष कैसे हमलावर है और महाराष्ट्र सरकार की इस पर अपनी क्या वो दलील रख रहे हैं। जिन्होंने इस तरह से मिसयूज किया है इस चीज को, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए सारी महिलाओं से और निर्भया की परिवार से और निर्भया जैसी जितनी केसेस हैं, क्योंकि इन लोग इनसेंसिटिव लोग हैं। इस तरह से आप अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं, बहुत ही शर्मनाक चीज है ये और बहुत ही बेहया चीज ये है कि जो फंड सिर्फ महिलाओं के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक निर्भया कानून पास हुआ था और उसके तहत सिर्फ निर्भया के लिए जो महिलाएं डिस्ट्रेस में हैं उनके लिए ये फंड है, वो डाइवर्ट न करे। इसकी मांग हमने इससे पहले भी राज्यसभा में और लोकसभा में इसकी महिलाओं ने की है कि इसका फंड का क्या यूटिलाइज होता है। महिला और बाल विकास मंत्री उसका जवाब दे, लेकिन वो जवाबदेही देती नहीं है और वो विषय को दूसरी तरफ लेके जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून बने कि वो फंड कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। तो आरोप इस पर भी लग रहे हैं, साथ साथ बचाव भी हो रहा है। लेकिन क्या उचित है, ये जो खबर पूरी निकल कर आई है, क्या उचित है महिलाओं की, महाराष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा को तवज्जो ना देकर वीआईपी सुरक्षा पर इतना जबरदस्त ध्यान देना?
क्या और कोई तरीका नहीं था? क्या और कोई फंड इस्तेमाल नहीं हो सकता था? और सुरक्षा के लिए लोगों को नहीं भेजा जा सकता था? इसी पर आज बात करेंगे कि क्या निर्भया फंड का दुरुपयोग हुआ है महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ? क्या ये जिस तरीके का पक्षपात है उनकी सुरक्षा की अनदेखी हुई है? अनिल दुबे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव फैक्शन से हैं, और हमारे साथ इस वक्त कृष्णा हेगड़े साहब भी जुड़ रहे हैं, ये शिंदे फैक्शन वाली शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं हेगड़े साहब, क्यों ना ये मान लिया जाए कि सत्तारूढ़ विधायकों की जो सुरक्षा है आपकी सरकार के लिए उनकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की बेटियां, उनकी सुरक्षा के शायद आपको इंतजाम की चिंता नहीं है, अपने विधायकों की, अपने सांसदों की सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है। अंकित जी, पहले आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद जिससे बात करना है आप बात कर सकते हैं। प्लीज जरा पहले मुझे टाइम दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अब तक 5,800 करोड़ रुपया रिलीज किया और उसमें से 3,700 करोड़ सभी स्टेट्स को एलोकेट किया। उसके ये जो 3,700 करोड़ है उसमें लगभग 300 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को मिले। 300 करोड़ रुपए में जो ये बोलेरो के क्या कॉस्ट कहते हैं, ये बोलेरो का कॉस्ट है 10 लाख रुपया, और 30 बोलेरो की बात ये करते हैं वो होता है 3 करोड़ रुपया। जो 0.1% ऑफ निर्भया फंड जो महाराष्ट्र में आया है उसका वैल्यू है 0.1%। इसके लिए उन लोग हाहाकार मचा रहे। दूसरी बात यह है कि 2.5 साल इनकी जो सरकार थी वहां पर गुनाह जो दर्ज हुए महिला अत्याचार पर, वो लगभग 8 लाख गुनाह 2 साल में दर्ज हुए। और ये सरकार ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने 8 लाख महिलाओं पर जो गुनाह दर्ज हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तीसरी बात यह है कि जो 2020 और 2021 में इनका जो कार्यकाल चला, इन्होंने 1 पैसा निर्भया फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये फंड लैप्स हुई थी और जाते जाते 2022 जून में जब इनकी सरकार जाने ही वाली थी, तभी उन्होंने 220 बोलेरो, 35 एर्टिगा गाड़ी, 330 पल्सर मोटरसाइकिल और लगभग 250 कुछ एक्टिवा खरीदे जी। और एक जो वाहन है जो 25 लाख रुपए का वैन है, उन लोग ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो प्रोब तो होनी चाहिए। हम भी मांग करेंगे प्रोब की कि 25 लाख का जो वैन है आप 3 करोड़ रुपए में कैसे खरीदते हैं, और इसके ऊपर जो ऑडिट है, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है उसका आरोप पर लगा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आपने बड़े अच्छे आंकड़े रखे और दलील भी रखी कि देखिए 2.5 साल में, सर अब आपने बोल दिया, मेरा सवाल भी सुन लीजिए कि 2.5 साल में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं करा, 8 लाख से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार के केसेस रजिस्टर हुए, उसके बाद भी मतलब मुझे ये आंकड़ा आपका समझ नहीं आया जो आप कह रहे हैं कि उसका 0.1% हमने इस्तेमाल कर लिया। इस वक्त जब आपकी सरकार, आप ये खुद बात कह रहे हैं कि पिछली सरकार में केसेस बढ़ गए थे, 8 लाख महिलाओं के ऊपर केसेस हुए थे, तो आपकी सरकार को तो एडिशनल फंड अलॉट करने चाहिए थे। उसका 0.1% हिस्सा भी क्यों आपने अपने मंत्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल कर लिया? क्या इसका जवाब है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया, लगभग 750 वाहन जो उन्होंने खरीदे थे उसमें से 30 वाहन हमने टेम्पररीली यूज किया है। अब जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर 47 वाहन आपने इस्तेमाल किए, 30 अभी भी वहीं पर हैं, 17 आपने वापस लौटाए। मैं फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आपसे कुछ दिन पहले ही पालघर में भी एक वीडियो आपने देखा था, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उसे अपनी जान बचाने के लिए चलते ऑटो से कूदना पड़ गया। मुंबई से भी एक इसी तरह की खबर अभी कुछ दिन पहले आई। लगातार अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार इतनी सजग है, आप आंकड़े गिना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन 30 गाड़ियों का इस्तेमाल होना भी गलत था? नहीं, 30 वाहन हमने टेम्पररी इसके लिए यूज किए क्योंकि हमारे जो मंत्री थे, हमारे सावंत साहब थे, उदय सावंत साहब और दूसरे मंत्री थे, उनके ऊपर हमला किया गया। और हमला करने के बाद हमारी ये भी फर्ज बनती है कि हमारे मंत्रियों की जान की हम सुरक्षा करें। तो इसके लिए जो वाई कैटेगरी दिया गया सुरक्षा,
मंत्रियों की जान की करें ज्यादा जरूरी बनती है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में मंत्री थे, लेकिन सडनली क्योंकि शायद जिस तरीके सरकार टूट कर आई है, ये ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ज्यादा सुरक्षा की जाए। महिलाओं की सुरक्षा तो अपने आप हो ही जाएगी, चाहे पुरानी सरकार पर आरोप लगा ले, अपने आप एटीट्यूड की बात करें। आप अभी तीन लोगों का, जो महाविकास आघाड़ी के 3-4 लोगों का, नेताओं का सुरक्षा हमने कम किया, तो उनका तो हाहाकार मच गया कि हमारा सुरक्षा क्यों कम कर रहे हैं। तो उनको बोल दीजिए सुरक्षा कम, अभी आप सत्ते में नहीं है, आपको क्यों सुरक्षा चाहिए, आप आपका सुरक्षा छोड़ दीजिए। हाँ, महाराष्ट्र सरकार अपने लोगों की सुरक्षा ना छोड़े, बाकी सब सुरक्षा जरूर छोड़ दे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है हेगड़े साहब, आपने अपनी बात रखी। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के, मैं उनसे ये समझना चाहता हूं। दुबे साहब, आपकी सरकार में कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई सजग नहीं थे, आपने कुछ भी नहीं किया, और क्योंकि सरकार ने मामूली सी 30 गाड़ियां इस्तेमाल कर ली तो आप लोग हाहाकार मचा रहे हैं। अंकित भाई, मेरे दोस्त प्रवक्ता की बातों को सुनकर, इनके तर्क को सुनकर हंसों की रो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने जो काम किए हैं, आप उसकी ऑडिट कराइए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। हम हर प्रश्न चिन्ह से गुजरने को तैयार हैं। ये एक अलग विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस निर्भया फंड को उस समय के तत्कालीन केंद्र सरकार ने बनाया था इसलिए कि महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके लिए सीसीटीवी कैमरे, उनके लिए नए वेपन्स, उनके लिए नई गाड़ियां, इन सब चीजों का इंतजाम राज्य सरकारें करें, साथ ही साथ केंद्र सरकारें करें। ये एक योजना के तहत उन्होंने काम शुरू किया था। और उस पर आप देखिए कि जो गाड़ियां उनकी सुरक्षा के लिए ली गई थी, उन गाड़ियों से ये विधायक घूम रहे हैं सुरक्षा लेकर। और ये कितने दिन से, 6-6 महीने हो गए इनको शिवसेना से टूट कर गए, इनके मंत्रियों को शपथ लिए और ये तब से घूम रहे हैं। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये तर्क कैसे माना जाए कि आपकी पिछली सरकार में यदि कोई करप्शन हुआ है, काम नहीं हुआ है, तो हम भी वही काम करेंगे क्योंकि अब हम सत्ता में आए हैं। इस तर्क को मैं कैसे मानूं? मैं यही बार बार अपील करूंगा कि आप ये मानिए कि आपने अपने मंत्रियों, विधायकों की सुरक्षा में जिन गाड़ियों का उपयोग लाया है, वो महिला सुरक्षा के लिए रखी गई थी। 0.1% हो और चाहे 100% हो, आप कानून तोड़ रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, तो अपराध होता है। बिल्कुल। और उसको आप तर्क में बदल रहे हैं कि नहीं भैया, पिछली सरकार ने तो ऐसा किया था, इसके लिए हम थोड़ी सी लाभ ले रहे हैं। ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या यही दिक्कत है? क्योंकि आरोप आप भी लगा रहे हैं और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इतने सारे में तो थोड़ा सा हमने अगर इस्तेमाल कर लिया, हमारे विधायकों को जान का खतरा है। सरकार अभी किन हालातों में बनी है वो भी सबने देखा है, तो कह रहे हैं हमने कुछ गलत करा ही नहीं है। पुरानी सरकार से सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने फंड का कितना इस्तेमाल किया है। अंकित जी, जिस बेवाबी के हिसाब से आदरणीय कृष्णा भाई ने इस बात को स्वीकार किया कि हम उन वाहनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बताता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कल मैं नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट, वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आदरणीय शिंदे साहब का बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी भाषण दिया। उसमें उन्होंने बहुत खुल के इस बात को कहा कि हमारे पीछे आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं और उन्होंने बोल दिया है जो चाहे वो करो। तो जब इतना क्लियर मैंडेट उनको मिल गया वो देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, तो फिर ये साहस बनता ही है। और ये सबूत अभी भाई कृष्णा जी ने दे दिया है बोलकर। वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस पैसे का दुरुपयोग चाहे 1% हो, पर उसका दुरुपयोग किया है और उसका महिलाओं की सुरक्षा से कोई वास्ता दूर दूर तक का नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में आदरणीय अजीत दादा पवार हमारे वित्त मंत्री जी थे। उन्होंने इस बात को पूरे कार्यकाल में सुनिश्चित किया था कि निर्भया फंड के एक एक पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए ही होगा। और यही उसी के चलते हुए आज तक इनकी सरकार, अभी पिछले 24 घंटे से पे डिबेट चल रही है, लेकिन 24 घंटे में ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पाए जिसमें यह लगे कि उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में इस पैसे के इस फंड का 1 पैसे का भी दुरुपयोग किया हो। अब इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? इसकी मॉनिटरिंग करती है केंद्र सरकार। आज तत्काल केंद्र सरकार को इसके मिसयूज के कारण इनको केस रजिस्टर्ड करना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है।
क्योंकि जिस काम के लिए पैसे का अलॉटमेंट होता है बजट ठीक में, है। उससे आलोक अलग वत्स हटकर साहब, आप उस आपने पैसे का सुना उपयोग नहीं कर एनसीपी सकते। के नेता क्या कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आलोक वत्स साहब, अभी पिछले हफ्ते आप भी टीवी, क्योंकि अक्सर आप भी देखते हैं, तो एक विदेशी महिला मुंबई की सड़क पर एक वीडियो बना रही थी और हमने देखा कि किस तरीके से दो लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा भी। ऐसा तो दावा नहीं किया जा सकता कि सडनली सरकार बदली है तो महाराष्ट्र में सुरक्षा इतनी बढ़िया हो गई है, इतनी पैनी हो गई है कि महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो रहे। आपको नहीं लगता नैतिकता के तौर पर यह आर्ग्यूमेंट बहुत गलत है कि हम सिर्फ 30 गाड़ियां ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वो फंड महिला की सुरक्षा के लिए एलोकेट हुआ है तो क्या उसका इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए था? देखिए अंकित जी, मेरी नजर में अगर एक साइकिल भी उस काम के लिए दिया गया है तो उसका उपयोग दूसरे किसी काम में नहीं करना चाहिए। ये तो गाड़ी की बात है। और रही बात फंड के मिसअप्रोप्रिएशन की, तो वो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये गाड़ियां खरीदने के लिए ही फंड दिया गया था। ये अलग बात है कि जब वो गाड़ियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिप्लॉय कर दी गई तो वहां से ये विड्रॉ कर ली गई थी 47 व्हीकल्स, जिसमें से जहां तक मेरी जानकारी है कि 17-18 व्हीकल वापस कर दी गई है एंड 30 व्हीकल्स आर स्टिल फ्लाइंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर्स और एमपी और हूसोएवर इट मे बी। अब ये बात इन्होंने कहा कि उनके ऊपर खतरा था, इसलिए हमने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो अगर ऐसी बात थी तो आप गाड़ी खरीद लेते। और लेकिन बहन बेटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज बीजेपी नहीं करना चाहती है और हम सदैव बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अगर इस तरीके की कोई वारदात हुई है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी पाए जाए जी उन पर कड़ी से कड़ी सजा। आलोक वत्स साहब, होम मिनिस्ट्री जो है महाराष्ट्र में, जिसके अंदर पुलिस आती है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आती है होम मिनिस्ट्री। सर, तो उनके हाथ में आती है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि आप बहू बेटी का गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सुरक्षा में। इसको कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई आदमी इसको टॉलरेट। कृष्णा हेगड़े जी, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी दलील दी और सवाल पूछे कि पुरानी सरकार ने क्या किया। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र, जहां पर मैं कुछ दिन पहले गया था, तो जो एमएलए है उसको आमदार और एमपी को खासदार बोलते हैं, तो एक आमदार की सुरक्षा महाराष्ट्र की आम महिलाओं से ज्यादा ऊपर है क्या? या महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए सरकार को चिंता बाद में होती है, पहले जिन लोगों को तोड़कर यह सरकार बनाई गई है उनकी सुरक्षा देना, उनका रुतबा बढ़ाने की चिंता सरकार को ज्यादा होती है? देखिए, सबसे पहले कोई तोड़ के सरकार नहीं बनाई है, हम वही पार्टी है। हम वो पार्टी है जो आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप है, मैंने ये नहीं कहा कि 30 गाड़ी यूज कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैंने बोला विपक्ष ने जो आरोप लगाई है, जरा आप भी उसको अगर बराबर ध्यान से करें तो विपक्ष ने जो आरोप लगाई है, और ये आरोप का टाइमिंग देखिए। सम्मान्य प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आते हैं तो 75,000 करोड़ का डेवलपमेंट का काम का इनॉग्रेशन करते हैं, उसका लोकार्पण करते हैं, और उसी दिन जाके ये लोग 30 गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिवसेना का प्रवक्ता ने कहा, हमारे आनंद दुबे जी ने, उद्धव जी के प्रवक्ता ने, कि भाई मैं रोऊं या हंसूं मुझे पता नहीं, लेकिन 2.5 साल से 3 साल से 8 लाख केस अत्याचारों के दर्ज हुए महिलाओं पे, आपको रोना ही चाहिए। उसके ऊपर निर्भया का एक फंड यूज नहीं हुआ, एक पैसे का फंड यूज नहीं हुआ, बिल्कुल आपको रोना चाहिए। और ना हमारे ऊपर उल्टा आप आरोप अब लगाए कि हमने ये पैसा कहां डाला या क्या किया। हमारी सरकार अभी 5 महीने पहले सरकार जांच कराएगी और क्या? सरकार बिल्कुल जांच कराएगी। और ये जो 3 करोड़ रुपए का वैन लिया है 25 लाख रुपए का, और ये 10 लाख का बोलेरो का जो कॉस्टिंग है, और जो कितने पैसे में लिए गए थे ये 750 व्हीकल, उसकी पूरी जांच होगी। और मैं खुद मांग करूंगा कल पत्र लिखकर ये जांच के ऊपर। और इसका जो निर्भया फंड की गाड़ियों का जो इस्तेमाल एमएलएज और एमपीज की सुरक्षा में किया जा रहा है, उसकी जांच होगी या नहीं होगी? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, ये टेम्पररी अगर हुई है तो इसको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन आप ये भी समझना चाहिए कि जो विपक्ष के एक भी आपने विधायक या एमपी का आपने सुरक्षा हटा दिया,
कुछ दिनों पहले संजय राउत हेगड़े जी का साहब, हमने आपने सुरक्षा कम कर दिया। हेगड़े साहब, आपने उन्होंने तो आलोक टीवी पे वत्स आकर भारतीय बोल जनता दिया पार्टी के नेता कि हैं, भाई- उनकी बात शायद सुनी होगी। वो तो जी, कह मैंने रहे हैं कि सुनी, मेरे बीजेपी आपसे इसका मित्र साथ हैं। बिल्कुल समर्थन नहीं देती। अब इसके बाद तो नहीं, कुछ नहीं, बता नहीं, देखिए, इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो। आप एकनाथ शिंदे अगर साहब को आप तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए। नहीं वो ये खोखला राष्ट्रवादी को सरकार जो चाहिए ही है, चाहिए कि ये खोखला देखिए, पार्टी सर, जो इस्तीफे की बातें आएंगी तो बहुत सारे ये इस्तीफों की बातें आगे तक निकलेंगी, उनको तो अपना मजाक जवाब देने कर रहा दीजिए। है आलोक कि वत्स आप भी कह रहे हैं टीवी पे बिल्कुल आके ठीक नहीं इस्तीफा करा, मांग रहे बीजेपी भी गवर्नमेंट मानती है कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। नहीं, खोखला देखिए, सरकार है, अगर क्या इसमें से करेगी? कोई महिला गलती के हुई सुरक्षा है महाराष्ट्र के लोग तो देख रहे गलती हैं। का के सुधार ऊपर जरूर मंत्री होना की सुरक्षा नहीं चाहिए। होनी मैं भी चाहिए। इसकी मानता महिला और हूं, बेटी लेकिन- निरी होती हैं, लेकिन- अबोध होती हैं, लेकिन अगर वो सम्मानीय निरी होती हैं, प्रधानमंत्री जी उनके सम्मान- साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं वत्स जी, बिल्कुल एक सही मिनट बात है। बताता ये हूं। राजनीति से महिला सुरक्षा का जो पूरा मुद्दा है वो इसमें राजनीति से ना ऊपर होना लाइए। चाहिए। मैं देख उसके रहा हूं, ऊपर आरोप हर आदमी प्रत्यारोप की इसको राजनीति राजनीतिक करते हुए लपेट भी में लोग लपेट ठीक नहीं रहा है। लगते, और हम वो प्लीज, बात तब इस पर कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए जी जहां बिल्कुल। तक महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा। किसी के द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम दिसंबर के महीने में हैं और 10वीं जो है वो उस दर्दनाक घटना की 16 दिसंबर 2012 को जो हुई थी निर्भया कांड, उसको अब ये बस कुछ ही दिन रह गए। तब अगर इस तरह की खबर आएगी तो हेगड़े साहब चाहे कैसे भी आप डिफेंड करने की कोशिश करें, लोगों को इसका झटका जरूर लगेगा। लेकिन मैं ये बात आपसे भी समझना चाहता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आप जब सरकार में थे, सत्ता में थे, आपकी जब 2.5 साल सरकार चल रही थी तो महिलाओं के खिलाफ कोई केसेस नहीं आ रहे थे, उनके उत्पीड़न के केसेस नहीं आ रहे थे। बड़ी सही बात है कि अब आप विपक्ष में हैं तो आपके लिए आसान है उंगली उठाना। अंकित जी देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला लिया था आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कि किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे 5 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंचेगी। और मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूं, मुंबई में आप उन सारे लोगों से बात कर लीजिए जिन्होंने शिकायत की है, वहां पर 5 मिनट में पुलिस पहुंची है रिलीफ देने के लिए। और यह हाल खाली मुंबई का नहीं था, यह स्थिति पूरे महाराष्ट्र में थी। यह बात जरूर है, अपराध हुए, लेकिन उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई और किसी को भी बख्शा नहीं गया, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। जिस अपराधी ने महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति अगर कोई अपराध किया है, उसको पकड़ने में पुलिस ने कोई कोताही नहीं की और किसी दबाव में आके उन्होंने काम नहीं किया। ये मैं आपको विश्वास के साथ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एक महिला एमपी के खिलाफ जिस तरीके से आपने कार्रवाई की थी महिला एमपी के खिलाफ, वो भी राजनीति से प्रेरित थी। आपने भी उस समय नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ देंगे, तो आपने भी उन्हें अरेस्ट करवा के अंदर करा दिया। नहीं, वो मेरी बहन वहां कानून तोड़ने गई थी, उस आदरणीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने गई थी। अंकित तो जी, मैं इतने केस गिना सकता हूं सुरक्षा के अंतर्गत जानवी कुकरेजा का केस है, प्रधानमंत्री के निवास पुणे पर लॉज प्रवेश का करने की केस है। कोशिश करेगा तो कार्रवाई होगी। हेगड़े साहब एक एक करके बात करेंगे, आपको काफी समय मिला बोलने का, उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तौर से संवेदनशील नहीं रहा है महिलाओं के लिए। अभी हाल में थाने के अंदर आदरणीय बाबा रामदेव ने कार्यक्रम किया, वहां जिस निर्जलता के साथ उन्होंने महिलाओं के प्रति अपशब्दों का उपयोग किया, जिन शब्दों को लेकर वहां पे जो महिलाएं बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। मैं कहता हूं इतने अश्लील शब्दों का उपयोग करने पे तत्काल उनका कंडेम होना चाहिए था। ठीक है, तो आनंद दुबे जी, तो ये तो ये मेरे को लगता है ये इनके सोच का तरीका है। आनंद दुबे जी, क्या उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में निर्भया फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया, उसको किस तरीके से सुरक्षा में इस्तेमाल करा, क्या क्या कदम उठाए, ये आप गिनवाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो पता चले कि कितना कितना डिफरेंस था दोनों में। देखिए अंकित जी, हमने पिछले 2.5 वर्षों में निर्भया फंड का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग किया। ये गाड़ियां भी हमारे समय की ली गई, सीसीटीवी कैमरेज हमारे समय के लगाए गए, नए पुलिस के लिए वेपन्स हमारे समय के लिए। तो हम सिर्फ एक बात को लेकर हैरान हैं। आज आपके इस डिबेट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती निकल कर आई अंकित जी, वो ये है कि टीवी स्क्रीन पर 2 बड़े नेता बैठे हैं। एक जन की सरकार है जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि मैं ऐसी घटना का निषेध करता हूं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है
कि जब दोनों सत्ता में हैं और दोनों कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो देर किस बात की है? तत्काल वो 30 गाड़ियां 30 मिनट के अंदर वापस पुलिस महकमे को लौटाई जाए, वापस महिला सुरक्षा पे लगाई जाए, तब ये देश की जनता मानेगी कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल तय है हेगड़े साहब, कि ये हम लगातार इस बात को देखेंगे कि जो 30 गाड़ियां आपके लिए वो 0.1% हिस्सा पूरे फंड का हो सकता है, पर 30 गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरीके से करके महाराष्ट्र की महिलाओं को सुरक्षित करने में किया जा सकता था, ये बड़ा सवाल है। और जितना इंतजार महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे साहब की सरकार, फडणवीस जी की सरकार अभी करेगी इनको वापस लौटाने में या इसके ऊपर अपने आर्गुमेंट और तरीके से तर्क रखने में, शायद देश की जनता को, देश की महिलाओं को वो नागवार गुजरेगा। सब लोग इस बात को लेकर आपकी तरफ नजरें उठाए जरूर देख रहे हैं और हम भी इस खबर को ट्रैक जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपने वक्तव्य रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीडी चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मात जरूर दे दी, लेकिन मेयर के चुनाव के लिए अभी भी खेल चल रहा है। 15 साल में एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और उसके जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके से कम नहीं थे। इन नतीजों का असर अब दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को रविवार को उन्होंने रात अपना इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आदेश गुप्ता को पिछले साल ही दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया था। इस पद से मनोज तिवारी के इस्तीफे के बाद यह जिम्मेदारी आदेश गुप्ता को सौंपी गई थी। तो क्या आदेश गुप्ता ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया या फिर उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। बड़े बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहां पर कैंपेन के लिए उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को रोकने में सफल नहीं हो सकी। उनके पद छोड़ने को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि आदेश गुप्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करने के बाद खुद ये बात कही थी और यह भी बात कही थी कि वो मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का बने, बीजेपी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगी। और साथ ही साथ आदेश गुप्ता अपने इलाके में अपने वार्ड नहीं बचा पाए, तो क्या उसका असर देखने को मिला? क्या उसका दंड उन्हें मिला? उनके इलाके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने उनके वार्ड में जीत हासिल की। इन सब के बीच अगला मेयर कौन होगा, इसको लेकर भी कयासों का जो बाजार है वो पूरी तरह गर्म है। तो क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के खेमे में, किस तरीके के तिगड़म भिड़ाए जा रहे हैं मेयर बनाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, ये आदेश गुप्ता को नैतिकता अपने अंदर के आवाज सुनकर इस्तीफा दिया है या उन्हें रास्ता दिखाया गया है कि देखिए इतनी हार हुई है तो किसी की तो बलि ली जाएगी? आज देखिए बिल्कुल अंकित, क्योंकि 7 तारीख के बाद में जब संगठन की बैठक हुई थी तो संगठन की बैठक में खबर ये आई कि तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप आदेश गुप्ता के ऊपर लगे। सूत्रों के मुताबिक आदेश गुप्ता ने यहां तक कहा कि जो लोग उनके इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लगेगी। काफी ज्यादा, चूंकि आपको लगातार पता है कि टिकट के बंटवारे में भी बीजेपी के अंदर काफी सारा जो है वो खेमेबंदी हो चुकी थी। सांसद कहीं पर नाराजगी की खबरें आ रही थी, कहीं पर यह कहा जा रहा था कि सारा टिकट का बंटवारा आदेश गुप्ता ने खुद किया है और किसी सांसद की चलने नहीं दी है। तो टिकट बंटवारे से लेकर हार तक तमाम सारी खींचतान आदेश गुप्ता और विरोधी जो खेमा है उसके बीच में चल रही थी। तो यही वजह रही कि बार बार जब आलोचना होती रही और पहले से बीजेपी के तमाम नेताओं को ये पता था कि इस बार जो है वो बीजेपी जो निगम का चुनाव है उसमें वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी, तो उन्होंने चुनाव से पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि क्या आदेश गुप्ता इस्तीफा देंगे अगर चुनाव हारते हैं तो।
क्योंकि टिकट की सारी जिम्मेदारी आदेश गुप्ता ने के पास में थी। तो इसी के चलते आदेश गुप्ता को ये लगा, और हाईकमान भी कहीं ना कहीं नाराज था कि जिस तरीके से खेमेबंदी हुई, जिस तरीके से कई सारे सांसद जो है वो चुनाव के प्रचार में उस तरीके से सक्रियता नहीं दिखाई। कई सारे पदाधिकारियों ने ये शिकायत की कि पार्षदों का टिकट ठीक से नहीं बांटा गया है, पैसे के लेन देन के भी आरोप लगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया, और आपको पता है कि इस्तीफा देने के बाद में तुरंत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। मनोज तिवारी ने भी, आपको याद होगा कि 2020 में जब इस्तीफे की पेशकश की थी तो उनको आलाकमान ने कहा था कि कुछ दिन आप रुक जाइए, लेकिन जिस तरीके से आनंद फानन में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, जिस तरीके से इस्तीफा हुआ तुरंत उसको मान लिया गया, तो इससे यह लगा कि बीजेपी के संगठन के स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता का विरोध है पार्टी के अंदर। का विरोध हुआ और इसकी वजह से उन्हें अपना जो कीमत है इस हार की, अपना पद देकर चुकानी पड़ी। शरद, आम आदमी पार्टी के खेमे में अभी क्या चल रहा है, किस तरह की कवायदे हैं मेयर बनाने को लेकर, क्योंकि बीजेपी से बड़े मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। आदेश गुप्ता कह रहे थे मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, बीजेपी के बाकी नेता रमेश बिधूड़िया आके कहते हैं मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। तो तैयारी क्या है आम आदमी पार्टी की? अंकित, सबसे पहली बात अभी ये है, 1 तारीख को दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए थे, और उसके बाद में 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के नतीजे आए। तो गुजरात और हिमाचल के जो नतीजे एक दिन बाद आए हैं, वहां तो सरकार बन चुकी है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने, पूरी सरकार ने शपथ ले ली है, कल हिमाचल के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने शपथ ले ली है। लेकिन 7 दिसंबर को जो नतीजे आए हैं दिल्ली नगर निगम के, वहां पर सरकार का अभी कोई अता पता नहीं है। बात यह है कि अभी इंतजार हो रहा है कि उपराज्यपाल की तरफ से नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि उपराज्यपाल की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तभी यह पता चलेगा कि जो नए पार्षद चुन के आए हैं 250, इनका शपथ ग्रहण कब होगा, और शपथ ग्रहण के बाद में जो मेयर का चुनाव होना है, जिसको लेकर सारे बयानबाजी चल रही है, ये कब होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इंतजार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही हो रहा है कि कब वो नोटिफिकेशन आएगा और कब वो जो है अपना जो दाव है या अपना जो मेयर का नाम है वो घोषित करें। हालांकि इस बीच हमने ये भी देखा कि 2 कांग्रेस के पार्षद जो है आम आदमी पार्टी में आ गए थे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे कि बीजेपी तो कह रही है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, जबकि उसके ऊपर आरोप लगता है कि ऑपरेशन लोटस वो चलाती है, जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो 2 पार्षद जो है वो कांग्रेस के तोड़ लाई। हालांकि बाद में कुछ ही घंटों के भीतर जब दबाव पड़ा और विरोध हुआ तो वो पार्षद वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन सवाल जरूर उठा। लेकिन अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब यह घोषणा होगी कि मेयर का चुनाव होगा और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। सिर्फ इसी बात के और एलजी की तरफ से अभी इंतजार है। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है उपराज्यपाल की तरफ से नहीं आया है। इसलिए 7 तारीख की जो स्थिति थी, आज भी लगभग स्थिति वही बनी हुई है। 7 तारीख की स्थिति जस्ट कितना सभी दिल्ली में बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली की राजनीति हुई है, ये मान के चलिए कि शरद और रवीश रंजन बहुत अगले कुछ दिनों तक मसरूफ जरूर रहेंगे जब तक दिल्ली का मेयर बन नहीं जाता। यहां पर दोनों ताबड़तोड़ तरफ से राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि अभी पूरा एमसीडी के चुनाव में हो क्या रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपको फिर बताएंगे कि गुजरात में नई सरकार का जो गठन हुआ है उसमें किस किस को इस बार मौका मिला है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज शपथ ली। साथ ही साथ 16 और मंत्रियों को भी भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ दिलाई गई। अब इसमें 8 कैबिनेट मंत्री हैं। इन कैबिनेट मंत्री में कन्हूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बवालिया, मुलूभाई बेरा, भानुबेन बाबरिया और कुबेर डिंडोर है। राज्य मंत्री स्वतंत्र भार के तौर पर हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने शपथ ली, और साथ ही साथ राज्य मंत्री के तौर पर मुकेश पटेल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई काबर, प्रफुल्ल पांचारिया, भीखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति ने भी शपथ ली। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वहां पर इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में मौजूद थे।
बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की, जो आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई, जहां सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हो रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सुकेश चंद्रशेखर पर तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए करोड़ों रुपए की वसूली का गंभीर आरोप है। जैकलिन पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से कई गिफ्ट लिए, जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी काली कमाई से खरीदे थे।